डेवलप कर रहे हैं जिसमें जो जो रिसीवर है या ट्रांसमीटर है उन दोनों के बीच में जो डेटा या जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा रही है वो सिंक्रोनाइज वे में है। तो ये सेकंड डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने एक थर्ड डेफिनेशन हमने निकाली थी कि व्हाट इज द आईओटी। तो इसमें हमने बोला था कि फिजिकल ऑब्जेक्ट के बीच में हमने रियल टाइम पे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो एक तरीके का सिस्टम जो होगा या इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होगी दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आईओटी। एंड द फोर्थ जो हमने डेफिनेशन पे बात की थी कि थिंग हैविंग द आइडेंटिटी एंड वर्चुअल पर्सनैलिटीज ऑपरेटिंग इन स्मार्ट स्पेसेस यूजिंग द इंटेलिजेंट इंटरफेस। इंटेलिजेंट इंटरफेसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं कि द डिवाइस इज एबल टू टेक द डिसीजन। तो अगर हमने इस तरीके का सिस्टम डेवलप कर दिया जिसमें ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डेटा मिल रहा है या जो इंफॉर्मेशन मिल रही है या जो डेटा एग्रीगेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा वो तय किया जाएगा। तो अगर ऐसा हम बात करते हैं या इस तरीके के सिस्टम्स की हम बात करते हैं तो वी आर डीलिंग विद द आईओटी। इसके बाद था कि हमने एक इमेज या एक हमने ग्राफ के थ्रू या एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि व्हाट इज सर यस सर बेसिक डेफिनेशन क्या होगी अपनी आईओटी की? मेन डेफिनेशन यस सर। हम बोल सकते हैं कि एक तरह की टैक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या डिवाइसेस को हमने एक वायरलेस नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट कर रखा है जिससे वो डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं और उससे जो फायदा होगा या उससे जो आउटकम निकलेगा वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम और इंफॉर्मेशन को तेजी से हम स्प्रेड आउट कर सकते हैं, भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। ये रहेगा। अब ये जो हमारे पास डायग्राम है कल हमने डिस्कस कर लिया था कि वी कैन डिफाइन द आईओटी बाय यूजिंग ऑफ थ्री टर्म्स। वन विच इज द टाइम्ड कनेक्शन, यानी कि किसी भी जगह पर एनी टाइम कनेक्शन का मतलब है किसी भी टाइम पर हम ऑब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्शन या इंटरफेसिंग कर सकते हैं या डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दिस इज वन पैरामीटर ऑफ आईओटी। सेकंड पैरामीटर एनीथिंग कनेक्शन, इसका मतलब था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी तरीके के कंपोनेंट के बीच में किसी भी तरीके के डिवाइस के को अगर हम आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं या ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ आईओटी। और एनी प्लेस का मतलब कोई सी ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है हम लोगों के पास कि इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, इस तरह की ज्योग्राफी का एरिया होना चाहिए जहां पर हम आईओटी बेस्ड सिस्टम या उस तरह से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप या एस्टैब्लिश कर पाए। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग विच इज यूज्ड बाय द आईओटी डिजाइनिंग या जब हम आर्किटेक्चर की या स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। अभी भी 6 ही स्टूडेंट यानी 5 बच्चे ही ऐड हुए हैं। और इसके बाद हमने एक बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने 5 पॉइंट्स को लिए हैं। जब आप रेफरेंस बुक देखेंगे राजकमल, आप नोट कर लीजिए राजकमल एक रेफरेंस बुक है, टेक्स्ट बुक है आपके जो आर2 का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग। राजकमल सर? यस, ये मैग्रा हिल से है। राजकमल ये आपकी रेफरेंस बुक है। इसमें जो आपका आर2 का सिलेबस है करिकुलम उसके अकॉर्डिंग इसको उसका सिलेबस है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ हमने कल डिस्कस किया था कि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है यानी कि डायनेमिक स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं व्हेनेवर वी आर यूजिंग या व्हेन वी आर डीलिंग विद द आईओटी बेस्ड सिस्टम। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का या डायनेमिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या हमारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को या आईओटी बेस्ड जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने एम्बिएंट इंटेलिजेंस की बात की थी। इसका मतलब था कि जब हम कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं, हम डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, हम सेंसर्स को या ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हैं तो वो उनको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है, उनको इस तरह से हम यूज कर रहे हैं कि वो खुद डिसीजन ले सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो आउटपुट मिल रहा है, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिल रहा। इसके बाद एक हमने पॉइंट डिस्कस किया था इवेंट ड्रिवन। इवेंट ड्रिवन का मतलब था एक टास्क कंप्लीट हो गई उसके बाद कौन सी टास्क होगी और या एक का जो इनपुट आया या एक ऑब्जेक्ट से जो डेटा आया है। कल हमने इसके ऊपर एक एग्जांपल लिया था कि आई एम यूजिंग द आईओटी बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम और उसमें मैंने बोला कि अगर सोइल की अगर हमारे पास मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वाटर पंप जो है वो एक्टिवेट मोड पे आ जाएगा। तो यानी कि एक चीज कंप्लीट हुई या एक से जो डेटा मिला उसके रेस्पेक्ट में हमको दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कराना, दैट इज कॉल्ड द इवेंट ड्रिवन। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एक्सेस टेक्नोलॉजीज की बात की, यानी कि जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिनको हम एक
एक साथ हम यूज कर सकते हैं, एक साथ क्लब कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम टास्क को या एप्लीकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज द सिमेंटिक शेयरिंग। और इसमें बोला था कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन को परफॉर्म कराने के लिए हमको शेयरिंग कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। आप लोगों ने डीबीएमएस के अंदर भी पढ़ा हुआ कि अगर, और इसका कल एग्जांपल भी लिया था कि अगर कोई एलटी किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए डेडिकेटेड है लेकिन वो क्लास अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको दूसरी क्लास के या दूसरी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू द आईओटी। ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है। जब आप राजकमल की बुक को देखेंगे, जो अभी मैंने अभी बताया कि इट इज योर रेफरेंस बुक फॉर द आईओटी सब्जेक्ट, तो इसमें एक पॉइंट दे रखा है यूनिक आइडेंटिटी, कि अगर जब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे आईओटी के अंदर तो यूनिक आइडेंटिटी को भी कंसीडर किया जाएगा। यूनिक आइडेंटिटी का मतलब है, जैसे मैंने बोला कि अगर 7SEM-CS-A है तो उसके अंदर रोल नंबर 1 या रोल नंबर 2 एक यूनिक आईडी है। तो मैं चाहता हूं कि रोल नंबर 1 CSB 7SEM-CSB के रोल नंबर 2 से बात करें, तो इसका मतलब दोनों की यूनिक आइडेंटिटी हो गई। यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, दूसरी लोकेशन पे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए मेरे को, या जो भी प्रोसेसर होगा जो सर्वर के रूप में यूज करेगा, जो प्रोसेसिंग करवाएगा, जो मैनेज करेगा, जो कंट्रोल करेगा, उसको मालूम होना चाहिए कि किस ऑब्जेक्ट की क्या आइडेंटिटी है। अगर एक ही क्लास के अंदर दो स्टूडेंट्स के सेम रोल नंबर हो जाएंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। तो व्हेन वी आर सेटिंग अप या व्हेन वी आर एस्टैब्लिशिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी सिस्टम, तो हमको जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी कंसिडर करनी होगी और उसके हिसाब से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं। इसका एग्जांपल हम मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर भी ले सकते हैं कि दो स्टूडेंट है, दोनों दूसरी लोकेशन पे या दूसरी प्लेस पे है, लेकिन उनके बीच में मोबाइल कम्युनिकेशन होने या उनके बीच में जो बातचीत हो पाएगी वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब दोनों के मोबाइल नंबर यूनिक हों, और फिर उसको मैनेज करना इजी रहेगा कि किसको किससे बात करनी है। तो जब आप राजकमल बुक को देखेंगे तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ये बता रहा है कि इट इज जो ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ आईओटी यूज यूनिक आइडेंटिटी। डायनेमिक नेचर, जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर के अंदर, की डायनेमिक नेचर का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू आवर टास्क वी कैन मॉडिफाई द आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ आईओटी। सेल्फ अडोप्टिंग नेचर भी रहता है इसके अंदर, कि वो खुद ही डिसीजन ले ले कि इस तरह से मेरे को मॉडिफाई करना, मेरे को इस तरह से इसको चेंज करना है। दैट कैन बी पॉसिबल इन आईओटी बेस्ड सिस्टम। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, यानी कि हम जो भी रिक्वायरमेंट है किसी टास्क को, किसी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो व्हाट आर द मेन कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द मेथोडोलॉजी वी विल यूज, तो वो भी पॉसिबिलिटी बनती है आईओटी बेस्ड सिस्टम के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी बेस्ड सिस्टम, कि जब हम आईओटी बेस्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स होगी। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। हेलो, ये हमने कल डिस्कस किया था। इसमें आप में से किसी स्टूडेंट को कोई इशू है तो बात कर सकते हैं, या डाउट है तो बात कर सकते हैं, नहीं तो हम कल आगे चल रहे हैं फिर। डाउट नहीं सर। Okay, so next topic is the why the Internet of Things. We already discussed the characteristics of IoT. अब यहाँ पे आ रही है बात की क्यों हम इंटरनेट ऑफ थिंग को या इस टेक्नोलॉजी को यूज करें। तो डायनेमिक कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ, ठीक है, ये हमारे पास है एक तो फीचर कि, या ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट है जिसकी वजह से हम इंटरनेट ऑफ थिंग को यूज कर रहे हैं। डायनेमिक कंट्रोल का मतलब हुआ कि हम किसी भी पॉइंट से, किसी भी जगह से या किसी भी तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट्स हम यूज कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी या किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको हम किसी भी लोकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। वो इसकी वजह, इसका कारण क्या है कि वो सभी ऑब्जेक्ट्स इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इंटरनेट हर जगह या किसी भी लोकेशन पे या किसी भी ज्योग्राफिक एरिया पे हमको इजीली एक्सेसिबल है। तो उस जगह पर जब हम उन ऑब्जेक्ट को और हमारे स्मार्टफोन को हम देख रहे हैं कि वो आपस में इंटरनेट के थ्रू या उस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, तो उसको कंट्रोल इजीली किया जा सकता है। तो यहाँ हमको लगता है कि कोई अप्लायंसेस घर पर, जो अगर हम होम से या हाउस से ऑफिस आ गए और हमको लगता है कि कोई होम अप्लायंसेस अभी एक्टिवेट मोड पे रह गया, तो आप ऑफिस से उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको एक्टिवेट कर सकते हो, उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो दिस इज द मेन अपॉर्चुनिटी विच कैन बी पॉसिबल थ्रू द आईओटी बेस्ड सिस्टम। इम्प्रूव द रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेशियो। रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब जो चीज है, अभी जैसे अभी मैंने होम अप्लायंसेस की बात कर ली है कि
हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक हमारे पास रिसोर्सेज है, ठीक है, अब उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज भी करना है और उसको 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 उसका जो वेस्टेज है उसको भी रोकना है। तो अगर आपने को लगा कि जैसे ऑफिस चले गए और होम से और आपको लगा कि कुछ अप्लायंसेस एक्टिवेट मोड पर आ गए, तो आपने उनको ऑफ कर दिया जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी बच गई है। आप उस इलेक्ट्रिसिटी को या उस एनर्जी को किसी दूसरी टास्क में यूज कर सकते हो। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, दैट इज द अनदर aspect. That's why we are adopting and we are working on the IoT based system. Integrating human society and physical system, this is the third point. हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे या इंटीग्रेटेड सर्किट की बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि जब भी हम इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग की बात करते हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट्स को या डिफरेंट डिवाइसेस को या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गए। इससे इससे आउटकम जो हमको मिलता है कि जो सिस्टम का साइज है, जो भी हम जिस भी डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, जिस भी टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जिस भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हमसे IoT बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं, अगर हमने डिफरेंट कंपोनेंट को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक पीसीबी के ऊपर, एक सर्किटरी के ऊपर, एक IoT प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गए हैं, तो सिस्टम की कॉस्ट रिड्यूस हो गई है क्योंकि जो साइज ऑफ सिस्टम है वो कॉम्पैक्ट हो गया है। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग की है हमने ह्यूमन सोसाइटी एंड फिजिकल सिस्टम। जब फिजिकल सिस्टम की बात की जा रही है तो ऑब्जेक्ट्स की बात की जा रही है, ह्यूमन सोसाइटी की बात की जा रही है तो लोगों की बात की जा रही है। तो क्यों अगर हम स्टार्टिंग के इंटरनेट की बात करें तो हम बोलते थे कि हमने लोगों को आपस में जोड़ रखा है, लेकिन IoT के अंदर हम ये भी बोलते हैं कि हमने लोगों के साथ साथ हमने ऑब्जेक्ट्स को भी एक IoT प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट कर रखा है, तो दे कैन एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन विद इन द ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग। तो ये एक थर्ड हमारा पॉइंट है जिसकी वजह से हम IoT बेस्ड सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। Flexible configuration, already we have discussed about that कि when we design and develop any IoT based system, तो इसके अंदर जो आर्किटेक्चर रखा जाता है या जो इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है वो फ्लेक्सिबल होता है, डायनेमिक होता है, उसको चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू टास्क, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। एंड universal transport and internetworking also the next point which is very important for the IoT बेस्ड सिस्टम की, जिसकी वजह से हम इनको यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स या सभी सिस्टम एक कॉमन प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, जिससे कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज तेजी से किया जा सकता है। और आज जो करंट सिनेरियो है वो यही, उससे हमको ये पता चलता है कि अगर हम जितनी तेजी से इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, तो इंटेलिजेंस सिस्टम या हम उतना ही अच्छा या स्ट्रांगली डिजाइन कर सकते हैं। The last point is act as a technology integrator. अब different type of things या टेक्नोलॉजी को हमने एक साथ क्लब कर दिया है, एक साथ एक ही फ्रेम पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सिस्टम पर हम लेकर आ गए, जिससे कि जिस वजह से इसको हम बोल सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेटर है। सो दीज आर द थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हम इंटरनेट ऑफ थिंग को यूज कर रहे हैं हमारे सराउंडिंग में। और धीरे धीरे जो अपकमिंग ईरा है वो IoT बेस्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का है, जहां पर हम बहुत जगह हमारे सराउंडिंग में हम IoT बेस्ड सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या एप्लीकेशन है या एरिया कहाँ है जहां जहां पर हम IoT बेस्ड सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ एक व्हील के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि वेयर वी कैन अप्लाई द IoT बेस्ड सिस्टम। तो यहाँ पे बायो सेंसर टेकन बाय द पीपल, यानी एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर हम यूज कर रहे हैं, जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर है जो वेदर कंडीशंस को बता रहे हैं, जो सोइल की कंडीशंस को बता रहे हैं, जो क्रॉप्स है उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। साथ के साथ बायो सेंसर के साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं रियल टाइम पर जो मार्केट के अंदर जो वैल्यू मिल रही है प्रोडक्ट्स की, वो या जो भी क्रॉप्स की है उनकी वैल्यू क्या है वो भी फार्मर देख सकते हैं। प्लस उनको ये भी पता चल सकता है कि कौन सी क्रॉप्स या किस तरह की फार्मिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो दिस कैन बी पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट ऑफ थिंग। इक्विपमेंट इन पब्लिक प्लेसेस, यहाँ पर जो जैसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोल है उसके बारे में हम मालूम कर सकते हैं। ट्रैफिक की रियल
पोजीशन या स्टेटस के बारे में हम मालूम कर सकते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट, जो आप अभी वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी है, उसके अंदर हम इनको यूज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, जो गूगल कार जिसकी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात की थी, उसको उसके अंदर हम डिफरेंट सेंसर या अलग अलग सेंसर लगा के ये मालूम कर सकते हैं कि जो व्हीकल हम यूज कर रहे हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं, यूज हो रहा है, उसका क्या स्टेटस है। होम अप्लायंसेस के रूप में हम हाउसेस के अंदर हम IoT बेस्ड सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं। ऑफिसेज की एक रीजनल ऑफिस है जो अपने जोनल ऑफिस से आपस में कनेक्टेड है, या रूट लेवल पे जो चीजें, जैसे अभी बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू हम IoT बेस्ड सिस्टम्स को अप्लाई करते हुए उनको यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास अभी था एक इसमें अभी कुछ पूछना है आप लोगों को? एनीवन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ IoT? Okay. So this is the application scenario where we can use IoT. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक मॉल का हमने एक एग्जांपल लिया है। एक पर्सन है जो जो शॉपिंग करने जाता है, तो वहाँ पे डोर्स के ऊपर उसकी आइडेंटिटी को चेक किया जाता है, ठीक है, स्कैनर के थ्रू। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये पर्सन है जो किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आया है। फिर वहाँ पर जिस भी ऑब्जेक्ट को वो पिक करता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको बता देते हैं कि उनका मैन्युफैक्चरिंग कब है, एक्सपायरी डेट क्या है, कंटेंट्स क्या है, उसको उसके अंदर किस किस तरह के कंटेंट्स को हमने यूज किया, उनका परसेंटेज क्या है। तो ये भी हमको पता चल सकता है। जब उसने उस किसी पर्सन ने या जब विजिटर ने परचेज कर लिया, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली माइक्रोचिप जो हमने क्रेडिट कार्ड के रूप में या डेबिट कार्ड के रूप में यूज किया, उससे उसका पेमेंट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे वो उसको पिक करके और लेके जाएगा विजिटर, तो उसके बाद वेयर हाउस के अंदर जो भी दूसरा उसका पीस है, वो इंडिकेट कर देगा कि भाई वहां पर जो ऑब्जेक्ट था वो किसी ने परचेज कर लिया और उसकी जगह दूसरा नया पीस रखना है। तो ये जो बड़े मॉल्स है जहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं या शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, वहां पर IoT बेस्ड सिस्टम बहुत तेजी से काम कर सकता है। और आप लोग देख रहे भी होंगे जो फ्लिपकार्ट या अमेजन की इनकी बात करते हैं, जहां पर एक कुछ सेकंड्स के अंदर ही बहुत सारी शॉपिंग्स, ऑनलाइन शॉपिंग्स की जा रही है। तो वहां पर ये फैच करना कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस जगह रखा हुआ है, उसके अंदर सेंसर्स या IoT बेस्ड सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद हम यूज करते हैं कि इसको एक होम अप्लायंसेस के अंदर, कि एक सेकंड जो एप्लीकेशन है कि हमने एक ऑटोमेटिक या हम बोल सकते हैं होम ऑटोमेशन या इंटेलिजेंट होम सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिसको IoT के थ्रू इनेबल किया हुआ है। और इसके अंदर जितने भी अप्लायंसेस हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाईफाई से कनेक्टेड टीवी है, कनेक्टिंग लाइटिंग बल्ब्स हैं, और ये सभी स्मार्ट होम हब यानी उसके थ्रू कनेक्टेड है। और उसको फिर वो वायरलेसली हम उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, या हम हमारे स्मार्टफोन्स के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑल द इक्विपमेंट विच इज यूज इन द हाउस, दे ऑल आर कनेक्टेड बाय वायरलेस मोड या वायरलेस नेटवर्क है, और उनको किसी भी पॉइंट से या किसी भी लोकेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। या यहाँ पे देखिए स्मोक सेंसर या फॉग सेंसर लगा हुआ है, लाइटिंग बल्ब लगे हुए हैं, और LED टीवी है, और भी बहुत सारे अप्लायंसेस को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उनकी सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम पर स्मार्टफोन पे या नोटिफिकेशन के रूप में मिल रही है। तो ये सभी चीजें कंट्रोल की जा सकती है IoT बेस्ड सिस्टम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम गूगल कार की बात कर रहे हैं। अभी जो मेन जो फोकस किया जा रहा है गूगल कार के अंदर, लिडार को यूज किया जाता है। एक सेंसर है जो लेजर लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है, और उसको फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो उसको बोलते हैं लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। उससे पहले हम रडार की बात किया करते थे, लेकिन करंटली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्राइवरलेस कार या गूगल कार जिसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर लगभग 500 के अराउंड हम सेंसर यूज कर रहे हैं, जो करंट स्टेटस बता रहे हैं, रोड का भी बता रहे हैं, ट्रैफिक का भी बता रहे हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में आ रहे हैं या साइड में आ रहे हैं या रेयर साइड में आ रहे हैं, उन सब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन या वो सारा डेटा जो सेंसर से लिया जा रहा है, उसको एग्रीगेट किया जा रहा है, उसको कलेक्ट किया जा रहा है, और उसके अंदर से देखा जा रहा है कि कौन सा काम का है।
ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि आपके पास बुक है। यस अमन, कुछ पूछना है? हेलो अमन, आर यू आस्किंग एनीथिंग? Okay, so we are talking about the scenario which is used by the transportation system when we apply and when we establish the IoT based system. तो यहाँ हमने गूगल कार की बात की है कि गूगल कार में we have the number of सेंसर्स जो रियल टाइम पे जो भी हमारे को लग रहा है कि ट्रैफिक से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन जा रही है, उसमें उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब किया जा रहा है, उसको कलेक्ट किया जा रहा है, और प्रोसेसर या जो भी कंट्रोलर या जो भी हम सर्वर हम यूज कर रहे हैं, क्लाउड सर्वर यूज कर रहे हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं या डेटा सेंटर यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इसके लिए जरूरत होगा, तो उसको फिर कलेक्ट किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द IoT बेस। यानी हम बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करेंगे हमारे यूनिट को, तो हमको ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि किस तरह से IoT बेस्ड सिस्टम डिजाइन किया जा सकता है, किस तरह की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और कहाँ कहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चैलेंजेस हैं कि ठीक है, ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली है, हमने एप्लीकेशंस की बात कर ली है, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर की बात की है, डिजाइनिंग की बात की है। अब यहाँ पे चैलेंजेस हैं कि क्या चैलेंज हमको मिल रहे हैं। तो अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो स्टैंडर्डाइजेशन इज एक मेजर इशू है। इसका स्टैंडर्ड क्या होगा? आप लोगों ने IEEE का नाम भी सुना होगा, जहाँ पर हम वर्ल्ड वाइड लेवल पर जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी हम इक्विपमेंट या डिवाइस डिजाइन करते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग या उसके स्टैंडर्ड से होना। तो ये अभी डेली चेंजेस आ रहे हैं, डेली मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। तो दिस इज द बिग इशू कि हम किस तरह से इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। जो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी अगर हम किसी वर्ल्ड के किसी दूसरे कोने पे हम यूज कर रहे हैं, नाउ वी वांट टू यूज हेयर, तो क्या वो उसी तरह से उसकी जो फंक्शनिंग है या उसकी जो प्रोफाइल है वो सही रहेगी। दूसरा है मैनेजिंग एंड फोस्टरिंग रैपिड इनोवेशन। फोस्टरिंग का मतलब है कि हम डेली, यानी कि जो कल किसी तरीके से हम यूज कर रहे थे सिस्टम को, उसके अंदर फिर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है और डेली कुछ ना कुछ, या हम बोल सकते हैं कि एडवांसमेंट आया जा रहा है। तो उस एडवांसमेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास, या इस इनोवेशन को जो चेंज टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, उसको किस तरह से बैलेंस किया जाए, दिस इज द अनदर चैलेंज फॉर द IoT बेस्ड सिस्टम। प्राइवेसी या सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर सकते हैं कि अगर हमारे क्योंकि हमको मालूम है कि ऑब्जेक्ट से हम डेटा यूज कर रहे हैं, डेटा एक्सेस कर रहे हैं, या हम इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कितना सिक्योर है, तो उस चीज को भी मेंटेन करने की जरूरत है। उस पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हम यूज कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल्स किस तरह से काम करेंगे। तो दिस इज अनदर बिग चैलेंज फॉर द IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी। एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, यानी कि क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, तो इसके ऊपर अभी इतना IT सेल या इस तरह से चीजें अभी बननी है या इन पे काम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज द अनदर बिग इशू और बिग चैलेंज फॉर द IoT बेस्ड सिस्टम। फ्यूचर ऑफ IoT, इसके अंदर हम ट्रैफिक इश्यूज या प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, रिटेलिंग, रिसोर्स, पावर एंड कंट्रोल एंड डेली लाइफ, यहाँ हम इन जगह पर IoT बेस्ड सिस्टम को यूज करेंगे। तो ये जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, जो बात की है वो IoT बेस्ड सिस्टम की बात की है कि IoT बेस्ड सिस्टम क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, और फाइनली जो IoT सिस्टम हम यूज करेंगे वो किन किन एरियाज के अंदर इन फ्यूचर यूज किया जा रहा है या किया जाएगा, उनके ऊपर बात करेंगे। अभी एक जो नेक्स्ट टॉपिक है जो रोबोटिक्स से रिलेटेड है, और उसके बाद हम एम्बेडेड की बात करेंगे। और कल से हम बात करेंगे जो हमारा टू द पॉइंट है या जो सिलेबस मेंशन कर रखा है, जिसमें पहला टॉपिक है आपका कि डिजाइनिंग ऑफ IoT, और फिजिकल डिजाइन कैसे होगा और लॉजिकल डिजाइन कैसे होगा। लेकिन हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि रोबोटिक या रोबोट्स क्या होते हैं और किस तरह से फंक्शन में आते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि CS के स्टूडेंट्स को हार्डवेयर के बारे में मालूम होगा, तभी वो प्रोग्राम या कोड कर पाएंगे। और हमने बात भी कर रखी है कि वाई द CS स्टूडेंट स्टडी दिस सब्जेक्ट, बिकॉज वी वांट टू मेक द ऑटोमेटिक सिस्टम या ऑटोमेटिक डिवाइस या ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी हम इस तरह से डेवलप करना चाहते हैं यूजिंग IoT। तो वहाँ पे हमको कोडिंग की या प्रोग्राम की जरूरत होगी। उस प्रोग्राम को किस तरह से अपलोड किया जाएगा, किस तरह से बर्न किया जाएगा, किस तरह से सिंक किया जाएगा विद द हार्डवेयर। तो हमको पहले हार्डवेयर के बारे में मालूम होना चाहिए कि हार्डवेयर किस तरह से यूज किया जाए। तो इसलिए हमने रोबोट्स की बात की है।
यहाँ पे reprogrammable multifunctional automatic industrial machine designed to replace the human in risky hazards work. It can be used. तो यहाँ हम रोबोट्स को बोल सकते हैं कि इट इज ए मशीन विच इज यूज टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट। अगर मैं सिंगल लाइन में इसको डिफाइन करूँ तो हम बोल सकते हैं कि जो रोबोट है वो एक मशीन है जो ह्यूमन इंटरफेस को जो जो वर्क हम खुद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो मशीन के थ्रू हो, तो उस मशीन को हम रोबोट्स बोल सकते हैं या रोबोट बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूज किए गए? रीप्रोग्रामेबल या प्रोग्रामेबल का मतलब है हम प्रोग्रामेबल हैं क्या? कोई आप में से कोई बताए? कैन वी से दैट वी आर प्रोग्रामेबल? यस और नो? आकाश अग्रवाल। यस सर। कैन वी से दैट वी आर प्रोग्रामेबल? Yes or no? This is my question for you. यस सर, प्रोग्रामेबल तो है ना, पर फंक्शनलिटी में तो करते हैं। और प्रोग्रामेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्रोग्रामेबल तो होना चाहिए ना, तो कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए अपन को तब। मतलब मैं आपको बोलूं कि यू आर ए प्रोग्रामेबल, तो यू फील दैट यू आर बी द प्रोग्रामेबल पर्सन। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम बोल सकते हैं हमको प्रोग्रामेबल होना चाहिए पहली बात तो, और क्या हम प्रोग्रामेबल हैं? आपने बोला यस, क्यों है तो हम प्रोग्रामेबल? हेलो। यस सर। जैसे मैंने अभी, चलो मैं ही बोलता हूँ, जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया कि ठीक है आप बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए आकाश अग्रवाल, तो मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी, उस इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो किया और उसका रिप्लाई या रिस्पॉन्स दिया। यानी कि जो भी अगर मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ और उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप काम करते हो तो इसका मतलब है आप प्रोग्रामेबल हो। अब बात आती है, फिर उसके बाद मेरा सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन था कि क्यों होना चाहिए प्रोग्रामेबल? अगर हमको सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है, ठीक है, तो हमको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। अगर हमने बोला कि भाई हाँ स्टूडेंट्स को ज्यादा परसेंटेज बनानी है या अच्छे इंजीनियर बनना है, तो उनको एक कोड ऑफ जो कंडक्ट बना रखा है उसको फॉलो करना होगा, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। अगर वो उन इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो बैक वगैरह का लगने का कोई चांस नहीं है, और वो अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं और वो सही जगह प्लेसमेंट हो रहा है अगर वो प्लेसमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये चीज है कि अगर हमने रीप्रोग्रामेबल या प्रोग्रामेबल डिवाइस बनाई है, इसका मतलब हमने रोबोट्स के ऊपर वर्क किया है। यानी कि वी गिव द सम इंस्ट्रक्शन टू आवर मशीन्स एंड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन द टास्क विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर ऐसा हो रहा है तो वो हमारे लिए एक रोबोट है। अब क्योंकि हमको पॉइंट पे बात करनी है कि कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग द रोबोट्स, तो यहाँ पे रोबोटिक्स का मतलब है कि ऐसा रोबोटिक्स इज साइंस टू डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग सच टाइप ऑफ रोबोट्स जो जिससे ह्यूमन इंटरफेस रिड्यूस हो रहा है, उसको हम रोबोटिक्स कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि दिस इज द फील्ड वेयर वी आर डेवलपिंग, वेयर वी आर डिजाइनिंग द सच टाइप ऑफ मशीन विच इज यूज टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट। अगर ऐसा हो रहा है तो वो हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं। क्यों चाहिए? तो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए चाहिए। रिस्क या ऐसा एरिया जहाँ पर ह्यूमन बीइंग डेंजर या जो रिस्की है उन जगह पर हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ उसके बाद है कि कौन कौन से, जब रोबोटिक्स की बात की जाती है तो कौन कौन से एरियाज या कौन कौन से फील्ड को हम डिस्कस कर सकते हैं या करते हैं। तो यहाँ पे 5 हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं किसी भी रोबोटिक्स में। उसमें एक पहला सेंसर्स जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आईओटी के अंदर, इफेक्टर्स जो पिक एंड प्लेस के लिए यूज किया जाता है, एक्चुएटर्स जो रोटेटिंग या मोटर्स के बारे में बात की जाती है, कंट्रोलर्स जो कंट्रोलर्स और प्रोसेसर आपने अभी पढ़ी चुके हो प्रोसेसर के अंदर कि अगर जनरल पर्पज मशीन है तो वो प्रोसेसर है और डेडिकेटेड मशीन है तो वो कंट्रोलर है। तो यहाँ पर जब हम रोबोट की बात करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोलर यूज करेंगे क्योंकि एक ही काम हमको नंबर ऑफ टाइम्स या लाइफ टाइम तक कराना है। तो वी हैव द टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन यूज द प्रोसेसर और यू कैन यूज द कंट्रोलर, बट if we want to reduce the size of the system we will follow या we will use the controller, और एक आर्म है जो पिक एंड प्लेस के लिए हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पांच या 5 डिफरेंट पार्ट्स है जिनको हम यूज कर रहे हैं। उसमें पहला सेंसर आपको दिख ही रहा है जिसमें हम एक बार प्रीवियस स्लाइड फिर से दिखाना। ओके। सर आर्म और एक्चुएटर में फर्क क्या है? देखिए, जब हम केवल पिक एंड प्लेस के लिए हम बात करेंगे, जब हम पिक एंड प्लेस के लिए आर्म जो एक्चुएटर्स है वो तो
रोटेटिंग के लिए होगा, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। जैसे हमारी एल्बो है, उस एल्बो को कितना रोटेट करवाएं, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात कि आपका राइट आर्म लिया मैंने और वहां पे एल्बो लिया और एल्बो को कितना रोटेट करवाया। रोटेट वर्ड यूज नहीं करते रोबोटिक्स के अंदर, डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज कर सकते हैं कि कितना डॉफ दिया आपने, और जितना आप डॉफ दोगे उतना ही दूसरा तरीका का मोशन मिलेगा। अगर आप लोगों ने शायद अगर AIT के अंदर आपने लैब विजिट की हो तो वहाँ पे हेक्सापोड है, और उस हेक्सापोड में हम प्रोग्राम करते हैं कि इस मोटर को इतना रोटेट कराना है, इसकी यानी कि रोटेट वर्ड यूज ना करके डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करना है, और उसके हिसाब से हमको दूसरे या हमारा जो मोशन होगा या उस रोबोट का जो मोशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो जब एक्चुएट मैं बता रहा हूँ आपको एक्चुएटर्स वगैरह, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। ये हमारे पास सेंसर्स हो गया, पार्किंग सेंसर जो हम व्हीकल्स के अंदर यूज कर रहे हैं, फोक सेंसर हम यूज कर रहे हैं, गायरोस्कोप यूज कर रहे हैं जो बैलेंस कर रहा है। आप लोग अभी देख भी रहे होंगे कि एक IoT बेस्ड बाईसाइकिल बन रही है जो ऑटोमेटिक बैलेंस रहेगी, जिसमें गायरोस्कोप का यूज किया है। एक इफेक्टर है जो पिक एंड प्लेस के लिए हम यूज कर रहे हैं। आपका जो था एक्चुएटर्स, जो आपने क्वेश्चन पुटअप किया अभी कि एक्चुएटर्स क्या है, तो वी कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ मोटर, रोटेटिंग पर्पस के लिए हम यूज किए। और रोटेटिंग का फंक्शन है कि इसको ट्रांसमिशन, क्योंकि मैकेनिकल का वर्ड यूज किया जाता है इसके अंदर, कि पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए हमने मोटर्स को यूज किया है। उसके बाद कंट्रोलर की बात की है, तो ये हमारे पास कंट्रोलर है जिसके थ्रू हम जो मोशन है या रोटेशन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये एक ही स्पीड से रोटेट होगा, तो वी वांट टू कंट्रोल इट थ्रू द माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक माइक्रो कंट्रोलर को यूज किया है। उसके बाद ये टाइप ऑफ रोबोट्स की बात है। मोबाइल रोबोट्स क्या होता है, ठीक है, जो मूव कर सकता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. Okay. So these are the field. These are the parts of any robotic system. Now we are classify the type of robots. तो हम पहला रोबोट यूज कर रहे हैं, पहला जो कैटेगरी है दैट इज द मोबाइल रोबोट, यानी कि जो मूव कर सकता है, ह्यूमनॉइड जिसको हम बोल सकते हैं। स्टेशनरी रोबोट का मतलब हुआ कि जो केवल और केवल एक ही जगह रहेगा, तो हम फिक्स कर सकते हैं। जब इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं तो वहाँ पे एक स्टैटिक रोबोट को यूज किया जाता है जो केवल मूव नहीं करता, वो केवल और केवल एक ही जगह रहेगा, वहीं से ही उसको यूज किया जाएगा। ऑटोनोमस का मतलब है वो खुद ही अपने हिसाब से मूव कर सकता है। जहाँ पे हम जैसे किसी ज्योग्राफिक एरिया के लिए हमने उसको भेजा है तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। रिमोट कंट्रोल रोबोट, आप रिमोटली उसको एक्सेस कर रहे हो। और उसके बाद हम यूज कर रहे हैं वर्चुअल रोबोट्स। इन वर्चुअल रोबोट्स को यूज किया जाता है वर्चुअल रियलिटी के अंदर, VR और AR जो आजकल हम बात कर रहे हैं कि चीज़ों को समझाने के लिए, तेजी से के लिए हम कुछ सिमुलेटर या इमुलेटर्स को यूज करते हैं और उनके थ्रू हम इन टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ रोबोट्स। केवल और केवल इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि जब आप ये IoT बेस्ड सिस्टम पे आप वर्क करेंगे तो आपको इनमें से कई पार्ट्स के ऊपर काम करना होगा, तो उनको आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली कि कौन कौन से एक्चुएटर्स यूज कर रहे हैं, इफेक्टर्स कौन से होते हैं, कंट्रोलर कौन से होते हैं, या हम बात कर रहे हैं कि जो पिक एंड प्लेस के लिए जो सेंसर हम यूज करेंगे वो किस तरीके से होते हैं। तो ये these are the 5 parts majorly used for the designing and developing the any robot या रोबोटिक सिस्टम। उसके बाद हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम है, शायद ये भी आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके होंगे। एम्बेडेड सिस्टम था आपके? हेलो, एम्बेडेड सिस्टम था ना आप लोगों के सिलेबस में? हेलो, तो एम्बेडेड सिस्टम इज यस सर, नहीं तो सर एम्बेडेड सिस्टम अपना ही। ओके, तो अभी हम इसके ऊपर भी बात हाँ कर लेते हैं। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? जैसे आपने अभी लैपटॉप परचेज किया और आप बोल रहे हैं कि मैंने पूछा इसके अंदर स्पीकर क्या है, तो आप बोलते हैं कि इसके अंदर इनबिल्ट है, एम्बेडेड है, ठीक है, या इनबिल्ट स्पीकर्स हैं। तो यानी कि जब भी हम एम्बेडेड सिस्टम की बात करते हैं तो वी हैव द 2 थिंग्स कि यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक साथ कंबाइन कर रखा है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कॉम्बिनेशन को हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। और एक डेडिकेटेड टास्क होता है। कोई मेरे को पूछता है कि डेडिकेटेड और जनरल पर्पज में क्या होता है, कि अगर मैं एक ही स्टूडेंट को कोई भी किसी भी तरीके की टास्क देता हूं और वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, तो इसका मतलब हुआ
कि वो जनरल पर्पज मशीन है, लेकिन एक स्टूडेंट को केवल और केवल मैंने नंबर ऑफ टास्क दी, लेकिन उसने बोला कि सर मैं तो केवल यही काम कर सकता हूँ, तो इसका मतलब वो डेडिकेटेड टास्क हुआ। तो जो आप ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, या आप बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन के, या हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन की, या हम बात कर रहे हैं एयर कंडीशनर की, तो वो सभी के सभी एम्बेडेड सिस्टम है। एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करने के लिए जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस चाहिए, कंट्रोलर चाहिए, वो सभी के सभी एक पीसीबी के ऊपर फैब्रिकेटेड होते हैं। जो फायदा है, जो एडवांटेज है एम्बेडेड सिस्टम का, कि एक तो सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इंजीनियरिंग के अंदर 3 पैरामीटर ही सबसे इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को यूज करते हैं, रिड्यूस द टाइम, रिड्यूस द कॉस्ट एंड रिड्यूस द मेन पावर। तो ये तीनों की तीनों चीजें एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू हमको मिलती है। तो यहाँ हमने देखिए इस डायग्राम से या इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर यानी एक प्रोग्राम लिया, उस प्रोग्राम को आपने बर्न करवा दिया है या अपलोड कर दिया हार्डवेयर पे, अब आप उस टास्क को परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम को डिफाइन किया गया है, एम्बेडेड सिस्टम इज वन ऑफ दैट हैज कंप्यूटर हार्डवेयर विद द सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन इट एज वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, कि यहाँ पर हमने हार्डवेयर के अंदर प्रोग्राम को या कोड को या इंस्ट्रक्शन को अपलोड कर दिया है। जब भी हमको उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा तो, या उस एप्लीकेशन को परफॉर्म करना होगा, तो उसको वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे किसी भी एम्बेडेड सिस्टम के। एक हार्डवेयर होगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, और एक हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। आप लोगों को वैसे भी मालूम है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं, उसको यूज करते हुए हम किसी टास्क को परफॉर्म कराएंगे। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है वेयर वी आर अप्लाइंग एनी एम्बेडेड सिस्टम, और इसके अंदर हमने प्रोसेसर या कंट्रोलर को यूज किया है। वैसे प्रोसेसर आएगा ये की जगह कंट्रोलर यूज किया जाता है। उसके साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को यूज किया गया है, उसके साथ पैरेलल पोर्ट्स और सीरियल पोर्ट्स को यूज किया गया है, इंटरप्ट कंट्रोलर को यूज किया है, और इनको यूज करते हुए हमने एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन किया है। अब कुछ क्वेश्चन ये आएगा कि ये एम्बेडेड सिस्टम क्या करेगा, तो केवल और केवल एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए ही इसको डिजाइन किया जाएगा। अगर वी वांट टू एग्जीक्यूट अनदर टास्क विद दैट, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक दूसरा प्रोग्राम, एक दूसरा कोड अपलोड करना होगा। हो सकता है उसके लिए हार्डवेयर को भी चेंज करना पड़े या हार्डवेयर को भी मॉडिफाई करना पड़े। तो जो लिमिटेशन है एम्बेडेड सिस्टम की कि ये केवल और केवल एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन को ही एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन एडवांटेज की जब बात की जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सिस्टम को हमने एक साथ क्लब कर दिया, जिसकी वजह से साइज कॉम्पैक्ट हो गया और वो एक ही टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिससे कि उस सिस्टम की कॉस्ट रिड्यूस हो गई। अब बात आती है कि आईओटी में इस एम्बेडेड सिस्टम का क्या मीनिंग है या इसको क्यों यूज किया जा रहा है। तो देखिए, हम हमारे पास अगर एक किसी सर्किट के लिए या किसी टेक्नोलॉजी के लिए, किसी टास्क के लिए हमको 4 एम्बेडेड सिस्टम चाहिए, तो उन सारों को हमने मान लिया कि वो ऑब्जेक्ट है, उन सबको एक साथ क्लब कर दिया है, और फिर उसको उस डेटा को हमने क्लब कर दिया है किसके साथ, क्लाउड के साथ। अब किसी भी पर्टिकुलर एरिया से या रिमोटली उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि आईओटी में और एम्बेडेड सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हम रिमोटली इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। हम अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं और उसको हमारे सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं